हमारे पड़ोसी मुल्कों में पाकिस्तान को याद करते हुए, पाकिस्तान में इमरान खान वो नेता थे जिनको टॉपल किया गया था, जिनको हटाया गया था। अब तो बच्चे बच्चे की जबान पर है कि हाँ, इनको हटाया गया था, इनको हटाया गया। हमारे पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका में भी यही हुआ, वहाँ पे राजपक्षों को हटा दिया गया। म्यांमार के अंदर आंग सान सू की का तख्ता पलट कर दिया गया। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को हटा दिया गया। हमारे आसपास के अगर देशों को देखें तो वहाँ लगभग जो सत्तारूढ़ पार्टी हैं उनको पलटने का दौर सा चल रहा है। लेकर म्यांमार, श्रीलंका, है ना, पाकिस्तान, आप जो भी देश उठाकर देख रहे हैं लगभग वहां पर ऐसी न्यूज निकल कर आ रही हैं कि वहां पर सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। अभी हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका नाम मालदीव्स है, जलीय सीमा जो साझा करता है हमारे साथ, उसके साथ में भी इसी प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं कि वहां पर भी तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। अब आप कहेंगे कौन दे रहा है ये सूचनाएं? खुद वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा है कि मुझे हटाने की तैयारी हो रही है। अब जब ये वाली बात आपके दिमाग में आएगी कि राष्ट्रपति बोल रहा है तो कुछ पुरानी बातें याद आने लगेंगी। आपको याद आने लगेगा कुछ समय पहले शेख हसीना ने भी इसी प्रकार का ही तो क्लेम किया था कि मुझे हटाने के लिए कुछ गोरे लोग प्रयास कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि मुझे भी हटाने की तैयारी चल रही है। तो भाई इन्हें कौन हटाना चाह रहा है और ये ऐसा बोल क्यों रहे हैं? इन्हें ऐसा लग कैसे गया? जैसे शेख हसीना ने तो बताया था कि मुझसे सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था, मैं नहीं दे पाई, इस चक्कर में मुझे हटा दिया। इनने ऐसा क्या नहीं दिया जिसके चक्कर में इन्हें हटा रहा है? और हटाने वाला कौन है भाई? क्या भारत है, चाइना है या फिर अमेरिका है? कौन हटा रहा है? इस घटना को विस्तार से जानते हैं, क्योंकि यह सुर्खी बनी हुई है कि मालदीव पुलिस अब जांच कर रही है इस बात की कि भाई यहां पर कू अटेम्प्ट हुआ था। अब वो कू अटेम्प्ट फिलहाल के लिए तो रोक लिया गया है, लेकिन क्या ये आगे होगा? बस इस विषय के ऊपर फिलहाल जांच बिठा दी गई है। मालदीव्स की पुलिस जांच कर रही है क्योंकि राष्ट्रपति का आरोप है। राष्ट्रपति ने कहा कि भाई मुझे हटाने की तैयारी की जा रही थी और वित्तीय तख्ता पलट की कोशिश की जा रही थी। सरकार को गिराने की साजिश के पीछे जो भी लोग हैं उन पर अब कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसा मालदीव्स के राष्ट्रपति ने कहा है। क्यों कहा है, क्या घटना घटी, सारी बातें बताते हैं। अपने यहां पर जैसे आरबीआई है ऐसे ही मालदीव्स के अंदर बैंक ऑफ मालदीव्स है। जैसे अपन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे इनके यहां पे बैंक ऑफ मालदीव्स है। सरकारी बैंक है जिसके माध्यम से सारे विदेशी निवेश से मुद्रा, मतलब फॉरेक्स रिजर्व का जो मेंटेनेंस है वो ये सब यही संभालती है। ठीक है साहब। बैंक ऑफ मालदीव्स का कुछ समय पूर्व लगभग 25 अगस्त को एक ट्वीट आया और ट्वीट था कि चेंजेस टू कार्ड लिमिट फॉर फॉरेन ट्रांजैक्शंस। और इसमें यह कहा गया कि जिनके पास में कार्ड्स हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो विदेशी मुद्रा के नाम पर $100 से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। एक लिमिट सेट कर दी कि 25 तारीख के बाद से जो भी कार्ड होल्डर्स हैं मालदीव्स के अंदर वो $100 से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। आपके दिमाग में आएगा तो क्या यहां पर डॉलर चलता है क्या? नहीं, डॉलर तो नहीं चलता है, मालदीवियन रुपया चलता है। रुपया नहीं, रुपया, है ना। अच्छा, तो अब सवाल ये बना डॉलर की बात क्यों कर रहे हैं ये? अच्छा, जैसे आप में से अगर कोई भी व्यक्ति बाहर कहीं घूमने जाएगा तो जाने के लिए वो क्या करता है ना, उस देश की मुद्रा लेके जाता है और नहीं मिलती तो डॉलर ले जाता है, क्योंकि सर्वमान्य करेंसी हो रखी है डॉलर। ऐसे ही विदेश के जितने भी ट्रेड होते हैं, मान लीजिए कि मालदीव्स को रूस से तेल खरीदना है तो रूस तेल को डॉलर में ही बेच रहा है कि भाई अमेरिकी करेंसी देते जाओ क्योंकि मैं इसको किसी और को दे सकूंगा। जो डॉलर है वो है तो अमेरिकी करेंसी, लेकिन दुनिया भर में वही चलती है। इसलिए दुनिया भर के जो देश हैं वो विदेशी व्यापार को डॉलर में ही करते हैं। इन्होंने अपने देश के डॉलर पर रोक लगा दी और कहा $100 प्रति व्यक्ति से ज्यादा कोई भी व्यक्ति निकाल नहीं पाएगा हमारे देश की बैंक से। अब आप में से फिर सवाल बनेगा तो क्या इनकी बैंक डॉलर निकालती हैं क्या? भाई आप में से भी कोई व्यक्ति जाकर अगर मान लो पेमेंट करना चाह रहा है, एप्पल को पेमेंट करना चाह रहा है, कोई विदेशी फॉर्म अप्लाई करना चाह रहा है तो वो डॉलर्स में अप्लाई कर सकते हैं और डॉलर्स में पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को यह सुविधा भारत में भी होती है, उनके देश में भी है कि उनके यहां पर कार्ड होल्डर्स डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं। बैंक ने कहा $100 से ज्यादा नहीं निकालोगे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, भाई लिमिट क्यों लगाई? अगर मेरे अकाउंट में पैसा है तो क्यों ना निकालूं, और $100 की लिमिट क्यों लगाई? और ये जो आदेश हुआ, ये आदेश क्या इस आशंका में है क्या कि इनके पास पैसा खत्म हो गया है? देखो, सच्चाई तो यह है कि मालदीव्स की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि आईएमएफ चेतावनी दे चुका, वर्ल्ड बैंक चेतावनी दे चुका, लेकिन हां, चूंकि मालदीव्स के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो अपनी राजनीति, जो नई नई राजनीति है उसके अंदर ज्यादा बिजी हैं, तो वो इस सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज हालात बहुत खराब हैं। ऐसे में इनके द्वारा दिया गया यह बयान कि भाई पैसे नहीं निकालोगे, अचानक इनकी सरकार को बिना बताए बैंक अगर ऐसा कोई आदेश निकाल रही है तो फिर
इस विषय पर ही मोइज्जू बोले कि बैंक ने मुझे बताए आदेश निकाल दिया, और अगर ऐसा निकाल दिया इसका मतलब तो यह हुआ कि बैंक पर हमारा नियंत्रण होते हुए मेरी एब्सेंस में ही आदेश देना एक वित्तीय तख्ता पलट की तैयारी है। मतलब लोग ये समझ जाएं कि मालदीव्स की हालत खराब है और ये मुझे बिना बताए ही ऐसा आदेश देने वाला व्यक्ति अपनी सरकार चलाना चाह रहा है। अब यहां पर कुछ प्रश्न आपके दिमाग में बनने लगेंगे कि सर मालदीव्स में मुइज्जू के अलावा कौन है ऐसा जो ये सब कर सकता है, नंबर एक। और नंबर दूसरा, मालदीव्स की ऐसी कौन सी स्थिति आ पड़ी है जिसके चलते मालदीव्स में ऐसा नियम बैंक को लाना पड़ा। देखो आरबीआई के द्वारा भी समय समय पर जब नोटबंदी हुई थी अलग अलग प्रकार के आदेश आ रहे थे, ऐसे ही क्रेडिट कार्ड को लेकर के भी एनी टाइम आरबीआई की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आ रही होती हैं। जैसे एचडीएफसी को रोक दिया गया था कि आप क्रेडिट कार्ड एक लंबे समय तक के लिए नहीं दे पाओगे। आरबीआई इस तरह के फैसले लेती रहती है। इनके यहां पर इनकी बैंक ने जैसे ही फैसले लिए, इनके फैसलों को ही मोइज्जू ने चैलेंज कर दिया। परिणाम यह निकला कि भाई इन्होंने तुरंत अपनी पुलिस से कहा कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करो कि यह ऑर्डर किसने दिया। जिसने ऑर्डर दिया था इस तरह का उसको तो पहले गिरफ्तार करो, नंबर एक। और नंबर दूसरा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, इसलिए मैं लोगों से कहता हूं निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, स्थितियां सामान्य हैं। अब यार बैंक वाले ज्यादा अच्छे से समझ रहे हैं सारी बातों को या फिर मोहम्मद मुइज्जू समझ रहे हैं, ये तो वही जाने। लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है कि जो भी बैंकिंग के अंदर काम करने वाली संस्थाएं या बैंकिंग जो कर रहे हैं उन्हें इस बात की तो अच्छी समझ होती है कि हमें कितना पैसा रखना है, कितना पैसा देना है। अब ये बातों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। फिलहाल के लिए मालदीव्स में ये वाला चीज तो हटा दिया गया, लेकिन वर्तमान की स्थिति समझो कि बैंक ने यह फैसला क्यों लिया था। देखो दुनिया भर में जब विदेशी मुद्रा भंडार की बात आती है तो भारत दुनिया में चौथे नंबर पर खड़ा दिखाई देता है। यानी हमने विदेशी मुद्रा में, चाहे वो डॉलर हो हमारे पास या फिर जो एसडीआर है ना, मतलब जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं आईएमएफ के, उसके अंदर जो बास्केट है उसकी जो 5 करेंसीज हैं उनमें से जो भी करेंसीज हैं वो हमने भर भर के रखी हुई हैं। 674 बिलियन डॉलर के आसपास हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार रखा हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत क्यों पड़ती है भाई, एक बात बताइए। अब आप अगर सामान खरीदने किसी दूसरे देश से जा रहे हैं, वो आपका रुपया ले ही नहीं रहा, तो आपको पेमेंट उस अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में करना पड़ता है जिसको आईएमएफ ने मान्यता दी हुई है। ऐसी 5 मुद्राएं हैं। ऐसी 5 मुद्राओं में डॉलर भी है, जापान की मुद्रा भी है, तो चाइना की मुद्रा भी है, तो यूरोप की मुद्रा भी है जिसे आप यूरो कहते हैं, और ब्रिटेन की भी पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है, इन 5 मुद्राओं के अंदर सामान्यतया गोल्ड और इन 5 मुद्राओं को मिलाकर के फॉरेक्स को रखा जाता है कि भाई जिसको जब भी पेमेंट चाहिए इसमें पेमेंट हम लोग कर देंगे। इनका अपन ने भारत का देखा, हम मालदीव्स का क्यों बता रहे हैं। मालदीव्स का नंबर देखिए 588। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि भारत के पास में 674 बिलियन 919 मिलियन धन है, फॉरेक्स है। इनके पास कुल 588 मिलियन डॉलर का फॉरेक्स है। अब ये कितना होता है, 58 करोड़ डॉलर इनके पास कुल है। 58 करोड़ डॉलर इनके पास कुल है और इनकी आबादी 5 लाख के आसपास है। यानी एक व्यक्ति अगर $1000 निकाल ले तो इनका फॉरेक्स रिजर्व 0 हो जाए। आसान भाषा में तो ऐसे समझो। अच्छा, तो पहला तो हुआ एक पॉइंट ये समझने का, आबादी के हिसाब से $1000 प्रति के पास, हर व्यक्ति के पास है। यानी कि अगर $1000 निकालना एक बार में ये 5 लाख आबादी शुरू कर दे, फॉरेक्स 0 हो जाए। फॉरेक्स की जरूरत क्यों होती है, फॉरेक्स की जरूरत होती है विदेशों से सामान खरीदने के लिए। अच्छा, अब एक बात और समझते हैं। इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार तो है 588 मिलियन। 588 मिलियन का मतलब समझे 58 करोड़ डॉलर के आसपास। अब आप मिलियन में ही समझिए, मिलियन 588 है, जब ये पूरा 999 के बाद आंकड़ा चेंज करेगा तो बिलियन में बदलेगा, बिलियन में। इनके पास में जो विदेशी कर्ज है वो 8.2 बिलियन डॉलर है। मतलब आप ये समझिए कि इनके पास में जो विदेशी कर्जा है ना, वो अगर अपना कर्जदार पैसे मांगने आ जाए कि भाई मुझे पैसा वापस दे दो, तो ये अपने फॉरेक्स से उसको पूरा नहीं पटक सकते। जितना इनके पास में वर्तमान में जीडीपी है, इनकी जीडीपी लगभग 7 बिलियन डॉलर की है, उस जीडीपी का 110% इनके ऊपर कर्जा है। यानी पूरा देश भी बिक जाए तो कर्जा नहीं चुकाया जा सकता, इतना इन्होंने ऑलरेडी कर्जा लिया हुआ है। अब आप पूछेंगे सर कर्जदार लोगों को नहीं पता होता क्या कि कर्जा इतना दे रखा है तो चुकाएंगे कैसे, पता होता है। इसलिए कर्जदार लोग क्या करते हैं, किस्तें बांध देते हैं।
किश्त बांध देते हैं, जैसे अपन भी कभी लोन लेते हैं तो कर्जे की किश्त बंध जाती है कि साहब इतनी ईएमआई देनी है, इनको भी कर्जे की किश्त देनी होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इनकी जो कर्ज की किश्त है ना, वो $525 मिलियन सालाना है। यानी कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर इन्हें जो सालाना खर्च करना है वो भी लगभग $525 मिलियन। मतलब इनकी जो फॉरेक्स है ना, जितना विदेशी मुद्रा भंडार है, उतना ही इन्हें हर साल कर्जा चुकाना है, ईएमआई भरते रहना है। और 2029 तक इनका ना केवल ये वाला डेट बढ़ जाएगा, बल्कि प्रिडिक्शन है कि इन्हें $1 बिलियन सालाना कर्जा चुकाना पड़ेगा, तब जाकर ये सरवाइव करेंगे। मतलब आप सोचिए कितनी नेक टू नेक कंडीशन है, जितना रिजर्व है उतनी तो इनकी किश्त है। और किश्तों के अंदर अगर आप चलते चले गए तो स्वाभाविक सी बात है कि आप विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल सामान खरीदने में कैसे करेंगे। अब अगर कोई आपके इन डॉलर्स को खर्च कर दे, यानी उठाए और उठाकर खर्च कर दे, तो आप तो सामान खरीदने के लिए हैंड टू माउथ रह जाएंगे, जैसा भारत के साथ 1991 में हुआ था। हमारे साथ भी तो यही हुआ था ना। पेमेंट मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इसी को कहा जाता है। माल खरीद लिया, पेमेंट देने के लिए धन नहीं है, अब क्या करें? तो कर्ज से ही चलते रहो। कर्जा जब तक आप बर्बाद नहीं हो जाओगे तब तक दुनिया के देश देते रहेंगे। इनकी सबसे बड़ी इस हालत के पीछे जिम्मेदार क्या है? हाल ही के समय पर घटा हुआ टूरिज्म, पहले कोरोना के कारण और फिर मुइज्जू के कारण। मुइज्जू आए तो इन्होंने जिस तरह के संबंध दुनिया के साथ रखे वो दुनिया के सामने है। भारत के साथ जो इन्होंने व्यवहार किया वो सबके सामने विदित है, हम उस पॉइंट पर नहीं आएंगे। अच्छा, मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी ने हाल ही में एक वार्निंग लेटर भेजा इनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और ये इनके इतिहास में पहली बार था। जैसे हमारे यहां पर भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ना, एमपीसी जो होती है, जिसके द्वारा रेपो रेट सेट की जाती है कि साहब इस तरह से रखा जाएगा, इस बार हमारा मतलब इतना ही हम खर्चा रखेंगे, ये सब करेंगे। ऐसे ही यहां पर हुआ। इनकी यहां की कमेटी ने पहली बार, अथॉरिटी ने पहली बार इनके वित्त मंत्रालय को आजादी के बाद वार्निंग भेजते हुए कहा कि सर हमारे फॉरेक्स रिजर्व घट रहे हैं, हम बुरी कंडीशन में फंस सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स इनके न्यूज चैनल्स में छपी, जो यहां के लोकल न्यूज चैनल्स हैं उनमें छपकर आई। एक अडाबू न्यूज करके है, उसके अंदर लिखा हुआ आया, अधादू के अंदर क्या लिखा हुआ आया कि इनके यहां पर रिजर्व इतने कम हो गए कि पेमेंट भी माइनस में हो गया। गवर्नमेंट को $25 मिलियन देने थे 21 अगस्त को तेल के लिए, और $25 मिलियन इनके पास थे नहीं। ऐसे में इनके पास जब धन नहीं था तो वो माइनस में चला गया। माइनस में मतलब यह हुआ कि साहब इसको ड्यू रख लो, बाद में दे देंगे। ऐसी हालात मालदीव्स को भुगतनी पड़ गई। अब किससे ये बात बचा रहे हैं? अगर बैंक को यह समझदारी है कि अगर ये डॉलर भी निकाल लिए किसी ने, अगर मान लो इंटेंशनली कुछ लोग मिलकर के ये कॉन्स्पिरेसी ही कर लें कि हां भाई सभी लोग, देश बर्बाद होने जा रहा है, सभी लोग अपना फंसा हुआ धन बाहर निकाल लें, डॉलर्स बाहर निकाल लें। अब किसी ने अगर इस तरह से डॉलर बाहर निकाल लिए, विचार करके देखिए 2 मिनट लगेगा पूरे मालदीव्स को बर्बाद होने में। ऐसे में इनके राष्ट्रपति ने खुद में बीच आकर के कहा कि नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। लेकिन सब सही वास्तविकता में नहीं है। जो आंकड़े हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहां सब कुछ गड़बड़ा चुका है। अब किसी भी समय यहां पर बैंकरप्सी फाइल की जा सकती है, जस्ट लाइक श्रीलंका। जैसे श्रीलंका ने कहा था कि हो गए दिवालिया, अब हम कर्जा नहीं चुका पाएंगे, दुनिया वालों हमें बचा लो। ऐसे ही मालदीव्स किसी भी समय उस स्थिति में जाकर कह सकता है। अब जिस बैंक पर मालदीव्स के राष्ट्रपति फट रहे हैं उसके बारे में जान लो। देखो, इनकी जो ये सरकारी बैंक है, BML नाम की जो इनकी बैंक है, उसमें सरकार की हिस्सेदारी 62% है। मतलब ये समझिए कि इनके जो डायरेक्टर्स बैठते हैं उन डायरेक्टर्स में सरकार भी अपने डायरेक्टर बिठाती है। जनरली 4 डायरेक्टर सरकार अपने बिठाती है 9 में से। लेकिन जब मुइज्जू आए तो इन्होंने 6 डायरेक्टर अपनी तरफ से बिठाए इन 9 के अंदर, यानी कि बहुमत में इनके ही लोग थे इनकी बैंक में। उसके बावजूद घटते विदेशी मुद्रा भंडार के चलते उन लोगों ने इस तरह का फैसला लिया होगा। लेकिन उन्हीं लोगों को मुइज्जू कह रहे हैं कि मैंने ही बिठाया था,
मेरी ही सत्ता गिराने की तैयारी कर दी, मेरे बिठाए हुए लोग मुझे ही गिराने की तैयारी कर रहे हैं, दैट इज तख्ता पलट की कोशिश कर रहे हैं। सीधा सा हिंट यह है कि पैसा निकालने की अगर भगदड़ मच गई तो मालदीवियंस जितने भी हैं वो बैंक के आगे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। पहले ही क्राइसिस मचा हुआ है, पेमेंट्स अटक जाएंगे और इन्हें बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ेगी। ऐसे में मालदीव्स का विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई में, मैं जो आपको पहले बता रहा था 588 मिलियन डॉलर, वो 588 मिलियन डॉलर जो है वो अपने आप में बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन पर पहुंचा हुआ है। यही बात असल मायने में समझनी है, क्योंकि आईएमएफ ने ऑलरेडी कह रखा है कि मालदीव्स पर एक्सटर्नल डेट का प्रेशर बहुत ज्यादा है। इनकी कुल जीडीपी का 10% हिस्सा तो इन्हें चीन से कर्जे के रूप में मिला हुआ है। इसी चीज में इन्हें ये बू आने लगी कि यार तख्ता पलट हो सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि तख्ता पलट करेगा कौन? इतने बर्बाद हो चुके इकोनॉमी को लीड कौन करेगा? इन्होंने इस तरह का शिगुफा इसलिए फेंका ताकि पूरे देश को एक किया जा सके, यह कह करके कि देखो मुझे हटाने की तैयारी विदेशी ताकतें कर रही हैं, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है। भाई बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, दुनिया वालों मुझे बचा लो। ऐसे में इन्होंने अपनी पुलिस को आदेश देते हुए कहा, जिन्होंने भी इस तरह से बैंकिंग के माध्यम से फाइनेंशियल तख्ता पलट की तैयारी की थी उन्हें गिरफ्तार करो और इस लिमिट को हटा दो। लोगों को यह लगना चाहिए कि सब कुछ सही है। हालांकि इनके राष्ट्रपति के आदेश के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अपोजिशन पूरी तरह हमलावर है और वो कह रहा है कि सर ये सच्चाई किससे छुपा रहे हो? आपका सही मायने में तख्ता पलट होकर रहेगा, क्योंकि आपकी नीतियों ने देश को यहां तक पहुंचा दिया है। आपके अपने ही लोग आपको हटा देंगे। विपक्ष की तरफ से तमाम प्रकार के ट्वीट्स करके यह सारी जानकारी दी जा रही है कि आपको कोई और नहीं, आपको अपने लोग हटाएंगे। और ऐसी स्थिति में आपका यह कहना कि बैंक ने आपसे नहीं पूछा, यह बैंक का असल में मैंडेट है कि वो खुद डिसाइड करे कि फॉरेक्स को कितने दिन तक होल्ड करना है और किस तरह से देना है। केंद्रीय बैंक के अंदर अगर आप उसे नियंत्रित करने की नीति अपना रहे हैं तो समझ जाइए कि आप अपनी सत्ता को बचाने के लिए प्रयास में है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ जाए। मैं यहां पर आपको फिर से याद दिला दूं कि इनकी इस भीषण स्थिति के पीछे विदेशी मुद्रा का जो असली सोर्स था वो था टूरिज्म, और उस टूरिज्म में इंडियंस का पहुंचना बहुत बड़ा नंबर रखता था। इंडियंस अभी तक भी लक्षद्वीप का मोह त्याग कर मालदीव्स नहीं जा रहे हैं। लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, मालदीव्स में टूरिज्म घट रहा है। इसके चलते ये सारी बातें हो रही हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और आएगा, क्या यह पहली बार है कि इनके यहां तख्ता पलट हो रहा है? जी नहीं। 1988 में, यानी कि आज से लगभग 36 साल पहले भी मालदीव्स में एक बार तख्ता पलट किया जा चुका है, या कहिए कि उसकी कोशिशें की जा चुकी हैं, जिसको बचाने के लिए भारत ने तत्काल सेना भेजी थी, जिसे ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना जाता है। नवंबर 3, 1988 की खबर है, जब श्रीलंका से उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम, इनकी तरफ से PLOTE, इधर की तरफ से हथियारबंद उग्रवादी मालदीव्स पहुंचे थे। और उनका प्रयास था कि जैसे ही यहां के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम वहां से निकलकर भारत की यात्रा पर जाएंगे, राजीव गांधी जी से मिलने जाएंगे, उस बीच में हम लोग तख्ता पलट देंगे। हालांकि राष्ट्रपति को यह बात पता चल गई और वो वहीं रुक गए और उन्होंने तत्काल प्रभाव से आस पड़ोस के देशों से मदद मांगी। उसमें भारत सबसे पहले मदद करने पहुंचा और ऐसी इस चीज में मालदीव्स की सुर्खियां बनी थी। प्रेसिडेंट गयून बचकर भागे, लंका के तमिल्स ने उनकी राजधानी माले को कब्जा कर लिया था और मालदीव्स में तख्ता पलट का प्रयास हुआ था। एयरपोर्ट, बंदरगाह, सरकारी भवनों पर उग्रवादियों का कब्जा हो गया था। मालदीव्स की तरफ से पाकिस्तान, यूएस, ब्रिटेन, श्रीलंका सबसे मदद मांगी गई, लेकिन सबसे पहले भारत सरकार मदद करने पहुंची और इनके यहां के तख्ता पलट को बचा लिया। मात्र 9 घंटे में भारतीय सेना ने यहां पहुंच करके इनके एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लिया और यहां से अपनी कार्रवाई शुरू की। परिणाम स्वरूप यहां पर आए हुए उग्रवादी वापस दबे पांव भागे और भागने के बाद वापस मालदीव्स को उन्हीं राष्ट्रपति को सौंपा गया। इसका मतलब यह है कि इनके पास पहले भी ऐसे हालात देखे जा चुके हैं। फिर से ऐसा रिपीटेशन हो या ना हो, हम तो चाहेंगे कि पड़ोस में शांति रहे, लेकिन हां यह सच है कि अर्थशास्त्र किसी भी देश के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। आप लोग अपने विषय आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। और हां, यदि आप में से कोई भी साथी अभी तक हमारे ऑफिशियल
व्हाट्सएप अकाउंट से नहीं जुड़ा है तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम का भरोसा नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपके सामने कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप चैनल कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहां जाकर आप उसके साथ जुड़ जाएं। किसी अनऑफिशियल चैनल से ना जुड़े, हमारे दो ही व्हाट्सएप चैनल हैं, अंकित अवस्थी सर और अपनी पाठशाला के नाम से। दोनों के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या अधिकृत जो हमारे अन्य डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वहां पर मिल जाएंगे। बाकी एप्लीकेशन से आप हमारे कोर्सेज रिकॉर्डेड जीए फाउंडेशन का बैच और आरएएस रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर आप इस पूरे कंटेंट को पीडीएफ के रूप में पा सकते हैं। साथ ही वहां पर तमाम टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हैंड रिटन मटेरियल भी आप अपने घर पर मंगा सकते हैं, जिसमें आपको बेहतरीन फाउंडेशन बैच के नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं, मिनिमम समय के अंदर डिलीवर करा दिए जाते हैं।